23 मार्च है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को सैंडर्स के हत्याकांड में भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। आज ही का दिन था वो। और इसमें जो है भगत सिंह सैंडर्स को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन वो मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जो कि साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब 1928 की ये बात है, जब साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। लेकिन जेम्स स्कॉट बच निकला और उसकी जगह पर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। और फिर इसके बाद जब इन लोगों को पकड़ा गया तो मुकदमा चला और फिर इन तीनों लोगों को उन्हीं के इस केस के कारण जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई। और ऐसा लोग कहते हैं कि भगत सिंह राष्ट्रवादी थे कि साम्यवादी थे। भगत सिंह का जो पूरा विचार है, अगर आप उनकी स्टूडेंट लाइफ को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि वे साम्यवाद से ज्यादा प्रभावित थे। वे ज्यादातर किताबें लेनिन और कार्ल मार्क्स की पढ़ते थे, तो उनका झुकाव राष्ट्रवाद की तरफ न होकर के साम्यवाद की तरफ था। लेकिन साम्यवाद का यह मतलब नहीं है कि वे देश विरोधी थे। आजकल के समय में जो कम्युनिस्ट की पार्टियां, जो साम्यवादी पार्टियां भारत में हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये सब पार्टियां जो हैं सेक्युलरिज्म की बात करती हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं। लेकिन जहां से ये निकले हैं, कार्ल मार्क्स की शिक्षाएं जहां पर ज्यादा एप्लीकेबल है, रसिया में और चाइना में, वहां पर धर्मनिरपेक्ष नाम के कोई चीज ही नहीं है। चाइना के अंदर एक प्रदेश का नाम है यूघर, वहां पर यूघर मुसलमान रहते हैं। उन लोगों को न दाढ़ी रखने की अनुमति है, न नमाज पढ़ने की अनुमति है, न रोजा रखने की अनुमति है। किसी भी ऐसी चीज की अनुमति नहीं है जिसको कि इस्लाम कहता है कि ऐसे करना चाहिए। उनके बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं तो उन्हें जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर पर चाइना की सरकार भेज देती है और उनसे वह प्रैक्टिस कराती है जो चाइना के और लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन भारत की जो साम्यवादी पार्टियां हैं, वे एक धर्म के प्रति इनका कुछ ज्यादा ही लगाव है। मैं इसी वजह से कहा कि साम्यवादी थे भगत सिंह, लेकिन वे देशद्रोही नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी किया देश के हित में किया, देश के युवाओं को जगाने के लिए किया। इसके बाद एक प्रश्न यह खड़ा होता है, आखिरकार ईडी के पास, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास इतनी पावर कहां से आ गई कि वह बिना किसी सबूत के या बिना किसी कंप्लेन के या बिना किसी वारंट के वह किसी को भी अपने अंडर में ले लेती है और पूछताछ करने लगती है। इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी, जब एक कानून बनाया गया विदेशी मुद्राओं के विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए। उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रेगुलेशन एक्ट, फेरा। तो उस समय जब फेरा बनाया गया तो 1956 में फेरा को और अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसमें जो भ्रष्टाचार और फ्रॉड्स हो रहे थे उसको रोकने के लिए ईडी का निर्माण किया गया। लेकिन उस समय ईडी सीमित थी, केवल विदेशों में जो भारतीय रुपए जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें फ्रॉड की जांच और छानबीन करने के लिए। ये बात है आज से 12 साल पहले की, 11 साल पहले की। 2013 में जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो 30 लाख की मियाद थी, कि मतलब कि जो हमारी ईडी है वह केवल 30 लाख से ऊपर के फ्रॉड को देखेगी, यानी कि उसकी छानबीन करेगी फॉरेन करेंसी के अंतर्गत। लेकिन अब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में भी ला दिया कि मनी प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बन गया, और उसके तहत ये 30 लाख से नीचे के भी, पीएमएलए के अंतर्गत भी, और फेरा तो वही है, फिर फेमा के अंतर्गत ही भी काम करती है। फेमा जो है 1992 में लाया गया, जब भारत में लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई, तो उसके तहत फेमा लाया गया, विदेशी मुद्रा को विनिमय के लिए। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। तो ये भी काम जो है ईडी ही करती थी। लेकिन ये ट्विस्ट आया 2019 में, जब एनडीए की सरकार ने एक कानून में संशोधन करके ईडी को यह अधिकार दे दिया कि अगर आपके पास ऐसे चीजें हैं जिनके माध्यम से पूछताछ करने पर यह चीज पता चल सकती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई है और कहां पर पैसे का हेरफेर हुआ है, तो आप बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकते हैं। तो 2019 के बाद से ईडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, और उसी के कारण आज की डेट में बहुत सारे इन घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज रसिया में बहुत बड़ा एक टेरर अटैक हुआ है, मॉस्को के अंदर। वहां पर एक कंसर्ट हो रहा था मॉस्को के बाहर, और वहां पर आतंकवादी आए, उन्होंने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और वहां पर उन्होंने बम विस्फोट भी किया, जिसमें लगभग कम से कम 115 से 20 लोग के मारे जाने की संभावना है। इनकी संख्या और बढ़ सकती है, और सैकड़ों लोग, 300-400 लोग इसमें घायल हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है ISIS ने ली है, इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया।
लेकिन ये जो आईएसआईएस है खुरासन का है। खुरासन एक राज्य का नाम है जो रसिया में है। तो आईएसआईएस खुरासन, आईएसआईएस के ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और अब तक रसिया ने जो है 11 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस काम में जो है या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष